तो हम लोग अपनी वीडियोस में हमेशा ही बात करते रहते हैं ना कि कैसे जो क्रिएटिव हेड होता है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि उसकी मर्जी के बिना चीज़ें हों। जैसे कोई सुपरस्टार अपने आप में ओवर होने लगे तो अगर वो बंदा उसको सही में पसंद है, कभी आगे जाके प्लान था, तभी उसको पुश करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जे ऊसो और एलन नाइट की बुकिंग। दोनों को रिएक्शन अच्छा मिलता है लेकिन जो सपोर्ट है वो सिर्फ जे ऊसो को मिला। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ इसी से रिलेटेड। ये ट्रिपल एच के टाइम की नहीं है, ये विंस मैकमैन के टाइम की है। तो अभी मुस्तफ़ा अली ने आके एक 2023 की बात बताई और भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बताया कि नाइट ऑफ चैंपियंस होने वाला था 2023 में सऊदी अरेबिया में, और मुझे सऊदी में भेजा गया था इस वाले शो को प्रमोट करने के लिए। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं शो पर नहीं था लेकिन मुझे भेजा इसीलिए गया क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो कि उन लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो अपनी अपीयरेंस की बात कर रहे थे, अपनी वो जो पूरा ख़ानदान है उसकी बात कर रहे थे, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं उसकी बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ 500 लोग आएंगे, लेकिन मेरे वहाँ पे होने की वजह से 3000 लोग आ गए। और इसकी वजह से वहाँ का जो प्रेसिडेंट है जीईए, जनरल प्रेसिडेंट ऑफ जीईए, जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी वाला, उनको लगा भाई यार ये तो बढ़िया है, तुम शो पर नहीं हो। तो उन्होंने नहीं नहीं यार मैं चैंपियन नहीं हूँ और ना मैं मतलब मेरा कोई मैच भी नहीं होने वाला। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं विंस मैकमैन से बात करूंगा इसके बारे में। और उस पॉइंट में मुस्तफ़ा अली को नहीं पता था कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द जीईए से बात कर रहे हैं, जिसके बाद विंस मैकमैन को बोला गया कि भैया मुस्तफ़ा अली ये बंदा है, ये हमें शो पर चाहिए। अब विंस मैकमैन को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि मतलब अगर आप ट्रिपल एच को एक रैंक में करोगे 2 या 3 नंबर पे, तो मैं रेट करूंगा विंस मैकमैन को 9 नंबर पे। किस मामले में? इस मामले में कि कौन बंदा ज़्यादा खुंदक में आ जाता है, फिर गुस्से में आ जाता है, या फिर वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है अगर उसे कोई किसी तरीके से कोई चीज़ करने के लिए बोले। तो आपको याद है वो बैक स्टेज सेगमेंट हुआ था मुस्तफ़ा अली और ब्रॉक लेसनर का, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने मुस्तफ़ा अली को बोला था गो गेट अ लाइफ किड करके उन्होंने बोला, और उसके बाद बहुत ही वो ऑकवर्ड सी चीज़ थी। तो वो इसीलिए था क्योंकि बस उनको एक बैक स्टेज सेगमेंट फिल्म करना था, और ना ही मुस्तफ़ा अली को उस टाइम पे ये पता था कि ब्रॉक लेसनर आके मुझे बोलने क्या वाला है। जिसके बाद फिर उन्होंने मैच भी बना दिया था मुस्तफ़ा अली का, जो आई गेस गुंथर के साथ में हुआ था नाइट ऑफ चैंपियंस में। फिर उन्होंने कम्पीट भी किया था, ऑब्वियसली उस मैच को वो हार गए थे, वो जीतने नहीं वाले थे। तो ऐसे करके देखो ये जब मतलब ऊपर से प्रेशर आता है तो कैसे WWE अपने प्लान्स थोड़े बहुत इधर उधर करती है, लेकिन उसको करने में वो खुश नहीं होती। और ये तब भी था और ये अब ट्रिपल एच के टाइम पे भी है, क्योंकि मतलब उनका वो है कि काफ़ी देखने का एक तरीका होता है, उनका पूरा अपने हिसाब से दिमाग में कुछ चल रहा होता है, और अगर उसके बीच में आके कोई खलल डाल दे तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि रॉक और ट्रिपल एच बाहर से कितना ही अच्छा दिखा दें, इनके रिलेशन अच्छे नहीं है, क्योंकि बेस ही यहाँ पे ये है कि जब WWE की स्टोरी को बुक करने की बात आएगी तो यहाँ पे क्लैशेस तो होने ही होने। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉन सीना से। तो लास्ट ईयर जॉन सीना हो चुके हैं रिटायर, लेकिन बहुत जल्दी जॉन सीना वापस भी आने वाले हैं। तो अभी मेगा कॉन ओरलैंडो करके एक जगह पे आए थे वो, जहाँ पे पब्लिक में वो बेसिकली बात कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने बात करी, मतलब बहुत हमको ऐसे हिंट दिए कि सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो चुका है और मैंने अपना रोल फिगर आउट कर लिया है WWE में। और जिस तरीके से वो बता रहे थे, वो कहते हैं भैया मैं अपने फिंगर्स को क्रॉस करके रख रहा हूँ कि इट वर्क्स आउट, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं भी WWE के साथ अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो पाऊंगा फिर। और इसके बाद अब लोगों की स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि क्या जॉन सीना सीधा ट्रिपल एच को ही रिप्लेस करने वाले हैं, क्या वो क्रिएटिव हेड बन जाएंगे, क्या वो प्रोड्यूसर बन जाएंगे, या फिर मतलब उससे नीचे नीचे लेवल पे जाओगे तो फिर ऐसे करके भी बात हो रही है कि क्या नए नए टैलेंट्स को वो लेके आएंगे, जैसे एजे स्टाइल्स काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि जॉन सीना भैया तुम ट्रिपल एच को आके रिप्लेस कर दो और तुम चलाओ WWE कंपनी को। वो इस वजह से क्योंकि आपको पता ही है ट्रिपल एच के जो रीसेंट बुकिंग डिसीजंस रहे हैं वो फैंस को नहीं पसंद आए हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्या एग्जैक्टली है, मतलब होने को तो ये भी हो सकता है कि जॉन सीना ही बन जाए, मतलब अगर वो क्रिएटिव हेड ना बने, क्योंकि भाई अगर वो पोजीशन रहने वाले ट्रिपल एच के पास, तो अगर उसके क्लोज भी लेके आ जाते हैं तो जिस तरीके से ट्रिपल एच के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चलती है वो नहीं होंगी। क्योंकि फिर सारे लोग ऐसे मीटिंग में बैठते हैं, जो हमने राइटर्स रूम में देखा भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी पोजीशन अगर बिल्कुल क्रिएटिव हेड की है तो आप जो बोल रहे हो वही होगा, काफ़ी लोग अपना इनपुट भी देते हैं। और अगर जॉन सीना जैसा बड़ा नेम आता है जिसने ऑलरेडी इतना नेम बनाया है, तो नो मैटर उसकी पोजीशन क्या है, अगर वो कोई बात बोलता है तो वो सुनी जाएगी और वो चीज़ फिर स्टोरी लाइन में भी रिफ्लेक्ट होगी। बट यस, ये तभी की बात है अगर जॉन सीना इस वाले रोल के लिए आ रहे हैं। बाकी ज़्यादा उन्होंने कुछ डिटेल्स में वो गए नहीं, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि अभी वो उस प्रोसेस में है। लेट्स सी क्या सारी चीज़ें उस तरीके से जा पाती हैं एंड इट वर्क्स आउट, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो देखते हैं वो रोल उनका क्या होता है। बाकी एक ना वीडियो भी अभी सरफेस हो रही है इंटरनेट पर, जहाँ पर आप देख सकते हो ये जॉन सीना और गुंथर की कॉन्वर्सेशन है उनके सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के मैच से पहले, यानी जॉन सीना के
आखिरी मैच से पहले। और ऐसी वो फुटेज है जिसकी वजह से टामा टोंगा को भी फाइन लगाया गया था। पता नहीं ये फुटेज बाहर भी कैसे आ जाती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्रोटेक्ट ही रहनी चाहिए। अब मैं भी आपको इस पॉइंट पे इसलिए दिखा रहा हूँ फोटोज़ के थ्रू, ताकि अब तो भाई सब हो लिया, अब इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी हम सारे लोग जो डब्ल्यू घुस के देखते हैं, रियलिटी तो हमको पता ही है सब कुछ क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई हम किसी नए बंदे से बात कर रहे हैं। तो ये कुछ एक वीडियो भी आ गई इसकी, और ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे भटक भी रही है उधर उधर की। देखो एग्जैक्टली क्या था जॉन सीना और गुंतर के बीच में जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच से पहले। एक बहुत ही मेजर अपडेट आई है ब्रॉन ब्रेकर के बारे में, और आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हरी झंडी मिल चुकी है अब कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा पाएगी रेसलमेनिया में। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये रिपोर्ट किया है कि अगले हफ्ते परफॉर्मेंस सेंटर में रिपोर्ट करने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर अपनी उस प्रोसेस में। ये उस प्रोसेस का पार्ट है जहां पे फिर वो क्लियर होंगे अपने इन रिंग रिटर्न के लिए। आपको पता है परफॉर्मेंस सेंटर में जाके बंदा अपना वो जो थोड़ा जो रिंग में क्या होता है, वो रिंग की जो ट्रेनिंग है उसको करता है, ताकि वो ये देख सके कि वो कितना बेटर फील कर रहा है, क्या वो रेडी है अपने किसी मैच के लिए। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के मैच को ही एम कर रही है, और स्टोरी भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में परफेक्ट जा रही है। किसी ने ना एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था, पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था, ये आई थिंक ट्विटर पे पढ़ा था मैंने, जहाँ पे एक बंदा लिखता है कि सारे वो मास्क मैन पहने हुए होंगे और सेथ रॉलिंस के साथ तो सब रहते हैं, लेकिन एक बंदा उसमें से मास्क निकालेगा और वो बना होगा बहरूपिया और वो निकलेगा ब्रॉन ब्रेकर। तो ये भी एक अच्छा प्लॉट हो सकता है ब्रॉन ब्रेकर को वापस लाने का। बट द गुड न्यूज़ इज कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर कंपीट कर रहे हैं रेसलमेनिया के सिंगल्स मैच में। इस बात के चांसेस अब और ज़्यादा हो गए हैं। अभी देखो सीएम पंक और रोमन रेंस की फ्यूड चल रही है, फैमिली के बारे में उन्होंने कमेंट किया था। तो जेकब फाटू भी एक इंटरव्यू में आते हैं बूटलेग के साथ, और यहाँ पे उन्होंने सीएम पंक को एक तरीके से वार्निंग ही दे दी है सीधा सीधा कि अभी उसने देखा नहीं है मुझे। और जब मैं इस पूरे इंटरव्यू को सुन रहा था ना भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। जेकब फाटू किस तरीके से बात करते हैं भाई, जब इस बंदे के पास स्मैकडाउन में माइक होता है तो फिर भी शब्द समझ में आ जाते हैं। यहाँ पे तो भाई इनकी पूरी रैप ही चलती है, पूरी की पूरी रैप ही चलती है। आपको बिल्कुल ही दिमाग लगा के देखना पड़ेगा भाई बंदा बोल क्या रहा है। चलो कुछ कुछ ऐसे जो इंग्लिश में नेटिव स्पीकर्स होते हैं ये बोलते हैं ऐसे इंग्लिश, ये समझ मतलब अलग वो अलग होती है, जैसे ब्रिटिश में भी लोग बोलेंगे वो अलग होगी, वो समझ में आ जाती है। लेकिन इनका तो पता नहीं समोन वाला कौन सा इफेक्ट है। बस कुल मिला के यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहे थे कि सीएम पंक देख भैया अभी तूने मुझे नहीं देखा। उन्होंने यहाँ पे जे उसो की भी बात कर दी वैसे कि हाँ भैया तू गलत जगह पे पंग ले रहा है, इस तरीके से जेकब फाटू कहना चाह रहे थे। वैसे चांसेस बिल्कुल ही कम है कि किसी तरीके से जेकब फाटू की इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें, क्योंकि वो खुद भी यहाँ पे बोलते हैं कि वो भी मंडे नाइट रॉ में है और मैं स्मैकडाउन में हूँ। बाकी सीएम पंक की तैयारियाँ भाई बहुत खतरनाक चल रही हैं, बहुत खतरनाक चल रही है। जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करी है भाई सीएम पंक ने अपनी, मानना पड़ेगा उस चीज़ को। आप यहाँ पे देखो मसल मास मतलब थोड़ा फैट परसेंटेज भी बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है मसल मास भी बहुत अच्छा आया है सीएम पंक में। और ये चीज़ ज़रूरी भी होती है भाई, ये बात मतलब लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है लोगों के लिए एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में आप लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो तो उस बात का आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। सोचो ओबा फेमी की हाइट अगर 5 फुट 5 इंच होती तो क्या वहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोई स्कोप था? चाहे वो सेम ही लेवल का उसकी एबिलिटी होती, चाहे वो सेम ही एथलेटिक होता, चाहे वो उतना ही एजाइल होता, तो फिर लोगों के ये वाली बात पल्ले पड़ती नहीं है। और जिसकी नहीं पड़ती पल्ले तो भाई उसके भी धीरे धीरे पल्ले पड़ जाएगी, स्पेशली जिस तरीके से अब ट्रिपल एच ने शोज़ को बुक करना शुरू किया। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है तो भाई आपको 60 साल की उम्र में भी, 60 साल से ऊपर की उम्र में भी कैसा दिखना चाहिए। शॉन माइकल्स की एज हो चुकी है ना 60 साल, वैसे एग्जैक्टली पता है किसको शॉन माइकल्स की एज कितनी है? तो ये उनकी 1996 की एक पिक्चर है और सेम ही डबल बाइसेप वाला उन्होंने पोज किया है। और यहाँ पे भी भाई बंदा देखो क्या उसके मसल्स आज भी उतने ही डिफाइंड लग रहे हैं, उल्टा मसल मेच्योरिटी और बढ़िया लग रही है। अब लोग यहाँ पे कमेंट में शुरू हो गया भैया ये तो ड्रग्स का कमाल है, ये तो स्टेरॉइड्स का कमाल है। जो भी है भाई बंदा हेल्दी है, फिट है। इस पॉइंट पे मतलब देख के तो लग रहा है कि भाई ऐसी फिजिक अगर अभी मेंटेन हो रही है तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है साइड से। बट जो भी है भाई इनको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा पता होता है, स्पेशली अब जब इनके यार दोस्त ट्रिपल एच को ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, किस चीज़ के हैं उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं ना कोई डॉक्टर हूँ ना मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल हूँ जो मैं इस बारे में कॉमेंट करूँ। बट यस देख के अच्छा लग रहा है कि अभी इस एज में भी ये लोग जो है अपनी हेल्थ ये दिख कैसे रहे हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। इसलिए मैं आपको अपनी वीडियोस में भी नेचुरल टीन के बारे में बताता ही रहता हूँ। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी एक ट्रेडमार्क भी फाइल किए हैं, एक नहीं 3 ट्रेडमार्क फाइल किए हैं। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, मैक्स
अब्राम्स ये बोलेंगे इसको, आन्या रूने क्या बोलेंगे इसको, और बाकी है वेरोनिका हेवन। ये सारे जो नेम्स है इसको WWE ने ट्रेडमार्क किया है। किसके लिए है, कहाँ पे है, कोई फैक्शन होने वाली है, NXT के लिए है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। ये शायद हमको आने वाले टाइम में वैसे ही पता लग जाएगा। रोमन रेंस ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की है और ये वीडियो देख के मेरा थोड़ा सा दिमाग हिला। सबसे पहले तो इस वीडियो में वही है अपनी जो नाइकी और उन्होंने जॉर्डन वगैरह पहने हुए हैं, ये उसको ही वो वहाँ पे बस उसको वो फ्लेक्स कर रहे हैं एक तरीके से। और इसका जो कैप्शन लिखा है वो #WWE रॉ के साथ में डू नॉट मेस विद फैमिली लिखा हुआ है। अब ये अभी जो रोमन रेंस का कैप्शन है ऑब्वियसली उनकी जो भी स्टोरी चल रही है उसी के बारे में ही है, जो CM पंक ने उनके पिताजी के बारे में कमेंट कर दिया था और कैसे अपनी जो फैमिली ट्री है उसके बारे में ये समोन्स हमेशा ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं। लेकिन वही बात है कि यार जो लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ में हुआ था वो जवाब तो वैसा कुछ दिखा नहीं, तो ऐसा लगा नहीं कि सही में मैस करने से कुछ ऐसे आफत होगी। बाकी अभी देखो, अभी और भी एपिसोड्स बाकी है मंडे नाइट रॉ के, तो क्या रोमन रेंस का कोई सही से जवाब आता है, क्योंकि शायद रोमन रेंस को तो लगा है कि वो घुस गए हैं CM पंक के दिमाग में, लेकिन मुझे या मोस्टली फैंस को देख के ऐसा लगा नहीं है। तो देखते हैं अब ये वाली स्टोरी भी आगे अब कैसे प्रोग्रेस करती है जब इनका अगला फेस टू फेस होगा। रैंडी ओर्टन की स्टोरी लाइन में इस समय WWE एक वो मिस्ट्री कॉलर के बारे में बताना चाह रही है हमको कि इस फ़ोन पर कौन है। अब इसके बारे में कहना ये है, रिपोर्ट्स ये हैं कि ये बहुत ही मेजर वे में कोडी रोड्स और ये जो स्टोरी लाइन चल रही है रैंडी ओर्टन की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए, इसको बहुत मतलब इसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर। बाकी कल हमने डिस्कस किया ही था, वो WWE खुद भी जो स्पेकुलेट कर रही है पॉसिबली कौन कौन से नेम्स हो सकते हैं जो कि रैंडी ओर्टन का साथ देंगे या फिर वो जो मिस्ट्री कॉलर है। अब देखते हैं ये WWE कैसे करती है आगे। चलो अच्छा देख के लग रहा है कि वही मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत छोटी छोटी अलग अलग एलिमेंट्स आपको डालने होते हैं कि अच्छा जो टॉकिंग पॉइंट दें आपको, ताकि फैंस भी फिर क्यूरियस रहें अगले शो को ट्यून करने के लिए कि अच्छा अब इसकी स्टोरी लाइन में क्या होने वाला है। तो वो WWE प्लॉट्स आई गेस अच्छे तरीके से डाल रही है इसमें, क्योंकि ये कॉलर वाली स्टोरी नहीं होती तो मतलब वैसे भी स्टोरी अच्छी चल रही है लेकिन इसने एक और लेयर ऐड कर दी, बस कहने का मतलब ये है। तो देखते हैं अब ये जो बंदा है वो निकल के कौन आता है और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है रैंडी ओर्टन और कोडी रोड्स की इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच की स्टोरी लाइन में। ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी के सेगमेंट को जो हमने देखा था भाई, उस पर लोगों के बहुत अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर को कैसे ह्यूमिलेट करते हुए, मैन हैंडल करते हुए दिखा दिया तुमने, जो कि शायद ब्रॉक लेसनर की लेगेसी के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब इसके बारे में जिम कॉर्नेट का कहना यह है, उन्होंने अपने कुछ इंसाइट्स निकाले और उन्होंने ये बोला है कि इस लेवल पे इतना एफर्ट ब्रॉक लेसनर का इसीलिए आया है क्योंकि सिर्फ एक इस मैच के लिए WWE ने 7 फिगर में पे किया है ब्रॉक लेसनर को। 7 फिगर में पे करने का मतलब कि ये एटलीस्ट $1 मिलियन तो है, क्योंकि फिर उसमें 7 फिगर बन जाते हैं। $1 मिलियन से वो ऊपर ही है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है। $1 मिलियन अगर आप इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट कर रहे हो तो भाई ये 9 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। तो इस लेवल का चार्ज किया है ब्रॉक लेसनर ने, इसीलिए वो इस लेवल का एफर्ट भी डाल रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि उन्होंने खुद ओबा फेमी को बोला था कि अपना जो जूता है वो मेरी छाती पे रख दो, ऐसे करके उन्होंने जो बोला था, जो मैंने आपको कल परसों वाली वीडियो में बताया था। तो ये है अपनी वर्थ को समझना ब्रॉक लेसनर का, और इसे कहते हैं ट्रू बिजनेसमैन इस प्रोफेशनल रेसलिंग की इंडस्ट्री में। तो ये अगर बिल्कुल मतलब अगर ये बिल्कुल 100% चीज़ अंदर से निकल के आ रही है तो मानना पड़ेगा भाई सही वाला गेम ब्रॉक लेसनर ने खेला भी है। बाकी देखो इस मैच का आउटकम क्या होता है, मैं उसको लेके अब भी बहुत ज़्यादा सोच विचार में ही हूँ कि क्या ये ओबा फेमी की डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या ये ओबा फेमी के पाले में जाना चाहिए या फिर ब्रॉक लेसनर के पाले में जाना चाहिए। क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि WWE ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी की इस फ्यूड को आगे भी स्ट्रेच कर सकती है। तो रेसलमेनिया में आउटकम अगर वैसा नहीं होता जैसे कि आजकल के फैंस चाहते हैं तो आई गेस उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। जो देखते हैं फिर इसका आउटकम क्या होगा। बाकी तो अभी देखो ब्रॉक लेसनर को भी जवाब देना है, क्योंकि आपने पावर बम दे दिया इस तरीके से ब्रॉक लेसनर को उठा के, ओबा फेमी इतनी आसानी से आप भी नहीं बचने वाले। बाकी कल होने वाला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जहाँ पे रोमन रेंस होने वाले हैं, वहाँ पे CM पंक होने वाले हैं, वहाँ पर ब्रॉक लेसनर होंगे, विजन वर्सेस ऊसोस का मैच होने वाला है, पेंटा और डोमिनिक मिस्टीरियो का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, बेकी लिंच और AJ ली की भी जो स्टोरी है वो प्रोग्रेस करेगी। तो कल का भी जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो एक कांट मिस एपिसोड है। और वैसे भी रोड टू रेसलमेनिया में एक्सपेक्ट हम WWE से ये करते हैं कि हमको बैंगर आफ्टर बैंगर ही मिले। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, R पंत वाला कोड यूज़ करोगे तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिलता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।